राइमिंग स्कीम, इसके बारे में थोड़े बहुत आइडिया आपको मिल ही चुका होगा। और उसमें राइमिंग वर्ड जैसे कि अगर मैं बोलूँ लो, ब्लो, इस टाइप का जो वर्ड होता है तो इसको क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड बोलते हैं। सो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर द एक्चुअली मिनिमम और you can say major characteristics or criteria to write a poem. Okay, so each and everything carries features and also characteristics. So here also the poem is following, so if you want to write a poem then you need to follow some features, some characteristics, some limitations. Okay, so here come to this poem. Here in this poem also the poet is also following some features, some कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर, तो जहाँ पे क्या फॉलो किया, द पोइट ऑल्सो फॉलोज रेटोरिकल प्रोसेडी, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच भी है। सो इसीलिए एक पोइम में क्या होता है, एक पोइम में छोटे मतलब छोटा सा कविता होंगे, लेकिन उस छोटा सा कविता में 20 लाइन्स के अंदर आपको एक वैल्यू एजुकेशन दिया जाएंगे और आपको एक मोरालिटी होगा पोइम के, दैट मीन्स behind the poem there is a value education, there is a morality, तो एक लेसन होता है, तो उस वो एक्चुअली कविता की मेन थीम होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर ये बेस करके पूरा पोएम लिखा जाता है। और जो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बताया, तो फिगर ऑफ स्पीच क्या करते हैं, तो मानो कि कोई लाइन है तो उसमें अगर एज फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि सपोज मैं बोलूँ कि माई लाइफ इज़ फुल ऑफ इट इज़ एवरग्रीन, लाइफ इज़ एवरग्रीन, मतलब ह्यूमन लाइफ इज़ एवरग्रीन। अगर मैं बोलूँ कि ह्यूमन लाइफ इज़ एवरग्रीन का मतलब क्या है, ये फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एन्जॉयमेंट, फुल ऑफ फैसिलिटीज़, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो उसमें एवरग्रीन, एवरग्रीन जो है, मैं ग्रीन कलर को यूज़ करते हुए बात कहा, तो एवरग्रीन क्या होता है, एक कलर है। लेकिन इस यहाँ पे जब मैंने बोला ह्यूमन बींग की लाइफ के बारे में बोला, लाइफ इज़ एवरग्रीन, तो इसके मतलब है ह्यूमन बींग का जो लाइफ है या फिर सोशल एनिमल का जो भी लाइफ है, ये क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जेटिक होता है, एवरग्रीन होता है, इसमें सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये देखो एक कलर को यूज़ करते हुए मैंने इतनी सारी बात कह डाली। तो ऐसे ही पोइम में भी इस तरह की वेज स्टाइल फॉलो करते हैं। तो अभी आ जाओ पोइम में। तो हमारे जो पोइम है, यहाँ पे रेटोरिकल प्रोसेडी फॉलो किया गया है, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच फॉलो किया गया है। और फिगर ऑफ स्पीच का डिफरेंट नाम होता है, जैसे कि आप लोगों का दो नाम होता है, एक स्कूल नेम, एक निक नेम होता है। तो एज लाइक एज दैट फिगर ऑफ स्पीच का भी डिफरेंट नाम होता है, जैसे ऑलिटरेशन, जैसे मैटाफर, जैसे पैराडॉक्स, जैसे पर्सनिफिकेशन, सिमिली, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। तो यहाँ पे ये नाम अभी बता रही हूँ मैं, नेक्स्ट जब मैं पोइम कंप्लीट करूँगी तभी आपको बताऊँगी कि किस तरह से ऑलिटरेशन को यूज़ किया गया। अगर मैं बार बार सा साउंड की रिपीटेशन कर रही हूँ तो वो क्या है, ऑलिटरेशन है। जैसे कि इस पोइम में आपको जब पढ़ाऊँगी आप तब सुन लेना कि सितंबर सनलाइट इस तरह की है। ठीक है, स्टार्टलमेंट, सडननेस, स्लीक, तो ये सारे क्या है, 100 साउंड है। तो 100 साउंड की रिपीटेशन जो है वो क्या होता है, एक तरह की साउंड की रिपीटेशन जो होता है वो ऑलिटरेशन में आते हैं। ओके, सो इसको छोड़ के फिर कुछ क्या होता है, राइमिंग स्कीम होता है। तो राइमिंग स्कीम कैसे लिखा जाता है, ए बी बी ए बी, सो ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार सुन रहे हो तो सिर्फ इसको जान रखो, बाद में मैं ग्रेजुअली 1 by 1 I will teach you, I will explain you, no need to worry for that. All right, so now come to the poem. So poem में आ जाओ। So the name of the poem is the Laburnum Top. So that is why now I am going to read the whole poem for your better pronunciation. तो इसका accent, तो ये now listen to me and be attentive. So the Lebanon top is silent, quite still. The Lebanon top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement,
at a branch end, then sleek as a lizard, and alert and abrupt. She enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and trills. It is the engine of her family. She stalks it full, then flirts out to a branch end, showing her bared face identity mask. Then with airy, delicate, vestal chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. All right, so this much the poem is. Okay, now come to the paragraph number stanza number 1. तो पहले क्या है, the laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The top of the laburnum trees is silent, there is no activity there, it is still and silent in the yellow sunlight of the September afternoon. A few of its leaves are turning yellow, all its seeds have fallen. तो ये है कि यहाँ पे क्या हुआ, लेबनम टॉप जो ट्री है, लेबनम टॉप में टोटली साइलेंट है, मोशनलेस है, वहाँ पे कोई गति नहीं है, और देयर इज़ नो एक्टिविटी, यहाँ पे कोई एक्टिविटी भी नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज़ मोशनलेस, एंड वो एक जगह पे है, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई साउंड नहीं, और जो सूरज की किरण है, किरण जाकर पैरों में पड़ा तो इट इज़ लुकिंग लाइक, मतलब टोटली ये दिखने में लुक्स लाइक क्या है, येलोइश हो गए हैं. और बेसिकली सितंबर मंथ में क्या होता है, सितंबर मंथ में जब सनशाइन धूप आते हैं तो उस धूप में इस लेबनम के हर एक पत्ते येलो कलर्ड हो जाते हैं. फिर उसके बाद एक टाइम आ जाता है जब ये पूरा पेड़, पूरा ट्री लेबनम येलो हो जाते हैं, तब एक एक करके पत्ता झड़ जाते हैं. ठीक है, और उसके साथ सीड्स भी झड़ जाते हैं. अ फ्यू ऑफ इट्स लीव्स आर टर्निंग येलो. ओके, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और सारा जो ऑल इट्स सीड्स हैव फॉलन, तो ये सारा क्या होते हैं, गिर जाते हैं, ज़मीन में गिर जाते हैं. तो सेकेंड स्टेंजा में है टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्वीचिंग चिरअप. तो यहाँ पे है कि गोल्ड फिंच जो है वो येलो कलर होता है, एक बर्ड है. तो ये जो बर्ड है तो ये आ जाते हैं, आकर जब लेबरनम टॉप में बैठते हैं तभी उस लेबरनम में नॉइस शुरू होता है, क्योंकि गोल्ड फिंच जो है वो ट्वीचिंग करते हैं, चिरअप करते हैं, और वो अचानक से आकर बैठ जाते हैं, और अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. तो स्टार्टलमेंट मतलब सडन सरप्राइज, मतलब अचानक सा, मतलब अचानक से, एब्रप्टली मतलब सडनली आ जाते हैं, आकर पेड़ पे मतलब बैठ जाते हैं. और लिजर्ट की तरह वो बहुत अलर्ट रहते हैं, और लिजर्ट की गति से वो चलते हैं, जैसे लिजर्ट बहुत ही जल्दी यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, और यहाँ पे गोल्ड फिंच भी ऐसी ही गति में एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच तक जाते हैं. और ये बहुत ही दैट मीन्स शी एंटर्स द थिकनेस. ये जो बर्ड है बहुत ही मतलब थिकनेस, मतलब बहुत ही जो थिकनेस एक्चुअली क्या है, अमंग द लीव्स एंड द ब्रांचेस, जो जगह होता है, मतलब पत्तों और ब्रांच के बीचों बीच जो जगह होता है, बहुत ही मतलब स्लिम एक एरिया होता है, उसमें वो उसके लिए छोटा सा जगह होने से सफिशिएंट है, वो उस जगह से भी अपना गति कर देते हैं. और एंड आ मशीन स्टार्ट्स अप, और जब भी वो पेड़ में आते हैं तब जैसे कि वो जब मतलब वो अपने फैमिली के पास जब आते हैं तब ऐसा होता है कि जैसे कि मशीन शुरू हो गए हैं. तो अभी मैंने यूज़ किया कि फैमिली का मतलब क्या है, फैमिली का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअली यहाँ पे कविता में कहा गया है
जो लैबरनम है, लैबरनम में हमारे गोल्ड फिंच जो है, येलो कलर्ड बर्ड जो है, तो उसके क्या है, उसकी फैमिली रहते हैं, मतलब उसके छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बर्ड रहते हैं, टाइनी टाइनी बर्ड्स रहते हैं उसके बच्चा। तो जब वो अपने नेस्ट, वहाँ पे उसका नेस्ट बनाया हुआ रहता है, जब वो अपने नेस्ट के पास जाते हैं तो उसके जो स्मॉल टाइनी बर्ड्स होते हैं, तो वो अपने माँ को देखते ही वो दैट मीन चीटरिंग्स करना शुरू करते हैं, विस्परिंग, ट्रिलिंग, तो चीर अप करना शुरू करते हैं। तो ये सब आवाज़ करना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर कोई मशीन हो, मशीन के स्विच ऑन करते ही मशीन मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे ही जब उसके छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मी को देखते हैं, तभी वो अपना चीटरिंग करना, अपना साउंड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। एंड ये जो थर्ड स्टैंजा है, द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल, और तभी क्या होता है, ट्री में वाइब्रेशन होते हैं, और तब जैसे कि वो फैमिली के, इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, और ये बर्ड जो है, गोल्डफिन जो है, वो अपनी फैमिली के लिए जैसे कि वो इंजन है, तो वो जाते ही फैमिली स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब चीटरिंग करना, ट्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि मशीन में इंजन डालो, मतलब सॉरी फ्यूल डालो, तो तभी वो स्टार्ट होता है, या फिर इंजन के बिना मशीन नहीं चल सकते। तो वैसे ही जब मम्मी आ जाती है तो तभी बच्चे मतलब चीटरिंग करना शुरू करते हैं। तो दैट इज़ वाई हियर बोला गया है, इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, एंड शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लाट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी mask। ठीक है। तो एक्चुअली द होल ट्री trembles with activity and excitement with the singing of the goldfinch. To her the trees itself becomes the engine of her family. She lovingly strokes the tree and then flutters out to the others end of the branch. She shows her bared face. It has become her identity, mask और sign of recognition। ठीक है। तो अभी लास्ट जो है, तो लास्ट 3 लाइन बाकी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 30 मिनट्स हो गया है ऑडियो क्लास का। सो देन विथ रे डेलिकेट whistle chirrups whispering, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। यहाँ पे कहा गया है कि then the goldfinch with her strange delicate whistling, chirrupings and whispering flies away towards the infinite sky। infinite sky मतलब आसमान का कोई सीमा नहीं होते हैं, तो ये लिमिटलेस होता है, तो दैट इज़ वाई इनफाइनिट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, दूसरे ब्रांच से तीसरे ब्रांच, तीसरे ब्रांच से फिर वो आसमान की मतलब इनफाइनिट तक वो गति करते हैं, उड़ान अपना उड़ान देते हैं। दैट मीन्स वो जो सीमा, जिसका कोई सीमा नहीं है, वहाँ तक वो चले जाते हैं। सो और एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर से शुरुआत में जैसे लेबरनम एम्प्टी थे, खाली थे, साइलेंट थे, स्टील थे, तो वैसे ही फिर से खाली हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं, लाइफलेस हो जाते हैं, तो वीरान सा हो जाते हैं। आफ्टर हर डिपार्चर, आफ्टर गोल्डफिंच डिपार्चर, द लेबरनम ट्री बिकम्स एम्प्टी एंड साइलेंट अगेन। ऑलराइट। सो इसीलिए मैंने पहले आपको बताया, जो ग्रुप ऑफ बर्ड के बारे में बताया कि एक ग्रुप करके आते हैं। ग्रुप ऑफ बर्ड मीन्स वो नेस्ट में उसका बच्चा ऑलरेडी रहते हैं, और वो आते हैं मतलब अपने बच्चे को देखने के लिए, और तब बच्चे, माँ, सबका आवाज़ इतना होते हैं, इतना नॉइस होते हैं, तब क्या होता है, चारों ओर बहुत ही आवाज़ होते हैं, जिसके ज़रिए वाइब्रेशन एक आ जाते हैं। एंड फाइनली जब ये बर्ड चले जाते हैं चारों ओर, फिर से कुछ आवाज़ नहीं है, स्टील एंड साइलेंट हो जाते हैं, लाइफलेस हो जाते हैं। ओके, द लेबरनम ट्रीज बिकम्स एम्प्टी एंड साइलेंट अगेन। सो दिस मच about the poem. So thank you very much and have a good day.